हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। सारी एनसीईआरटी करेंगे अच्छे से, नीट और आपके बोर्ड्स दोनों के लिए यूज़फुल होगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने जो भी एनसीईआरटी है ना, इसको यहाँ पर साइड पर पॉइंटर फॉर्मेट के अंदर लिख रखा है, सो इट विल बी ईजियर टू डू फ्रॉम हेयर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर क्या कहते हैं कि माइक्रोब्स जो है एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का। वो हमें हर जगह मिलते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर। सॉइल में, मिट्टी में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, हवा में मिलेंगे, हमारी बॉडी के अंदर मिलेंगे। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ पे भी माइक्रोब्स सर्वाइव करते हैं। माइक्रोब्स के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, वायरसेस आते हैं, विरोइड्स आते हैं, प्रायॉन्स आते हैं। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और हमें डिजीज़ कोज करता है, जो हम HHD ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ते हैं। और कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, विच इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स जो है उनको हम ग्रो करवा सकते हैं किसी भी न्यूट्रिटिव मीडिया उनको देकर। उन जो माइक्रोब्स हैं वो हमें ऑब्वियसली नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, पर उनकी जो कॉलोनीज होती हैं वो हमें नेकेड आई से विजिबल होती हैं। हम इनसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी भी करते हैं। एंड देन कुछ इमेजेस हैं। सबसे पहला जो 8.1 इमेज है वो सारी की सारी बैक्टीरिया की इमेज है। जो फर्स्ट इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है विच इज़ अ बैक्टीरिया, जो कि रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। इसे बेसिलस बैक्टीरिया भी कहा जाता है। सेकेंड इमेज जो आपको दिखाई जा रही है बैक्टीरिया, जो कि स्फेरिकल शेप्ड है, यानी कोकस शेप्ड कहा जाता है। बेसिकली बेसिलस, कोकस, ये सारी बैक्टीरिया की शेप्स होती है। देन थर्ड इमेज के अंदर आपको वही बेसिलस बैक्टीरिया को ही दिखाया गया, बट उसके फ्लैजेला दिखाए गए। अगर कोई फ्लैजिलेटेड होता है तो फ्लैजेला किस तरीके से दिखाई देता है। देन नेक्स्ट जो 8.2 इमेजेस हैं वो सारी वायरसेस की हैं, डिफरेंट वायरस की। पहली इमेज जो हम देख रहे हैं दैट इज़ अ बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और ये जो आपका बैक्टीरियोफाज है, इसका डायग्राम बहुत ध्यान से देखना। ये बैक्टीरियोफाज की बात करें, इसके ऊपर हेड प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। देन इसके नीचे अगर हम देखें तो हमें कॉलर दिखाई दे रहा है, उसके नीचे हमें ये टेल दिखाई दे रही है। एंड देन हमें यहाँ पर ये प्लेट दिखाई दे रही है जिसमें से छोटी छोटी पिन्स निकल रही हैं। एंड यहाँ पे दीज आर द प्रोंग्स, जो कि जिसके थ्रू वो बैक्टीरिया के ऊपर बैठता है एंड देन उसको इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। कुछ इस तरीके का वो दिखाई देता है। नेक्स्ट इमेज जो कि सेकेंड इमेज है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, दिस वन, ये एडिनो वायरस की इमेज है। ये किसकी इमेज है? एडिनो वायरस की इमेज है। एडिनो वायरस एक वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कोज करता है, राइट। देन द थर्ड इमेज जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पे इस तरीके से ये वाली जो इमेज है, ये इमेज आपकी टोबैको मोज़ैक वायरस की है। किसकी है? टोबैको मोज़ैक वायरस की है। अब ये सारी इमेजेस जो हमने अभी तक देखी है सब मैग्नीफाइड इमेजेस थी। यूजुअली हमें ऐसे नहीं दिखता है एनवायरनमेंट के अंदर, ये सब मैग्नीफाइड इमेजेस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थी बेसिलस वाली, सेकेंड देन कोकस बैक्टीरिया वाली, देन थर्ड वाली फ्लैजिलेटेड बेसिलस शेप थी, राइट। देन हमने वायरस में ये पढ़ी बैक्टीरियोफाज वाली, देन हमने एडिनो वायरस पढ़ा, एंड देन हमने टोबैको मोज़ैक वायरस पढ़ा। ठीक है, एडिनो वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कोज करता है। इसके बाद हमने यहाँ पर देखिए ये जो कॉलोनी आपको दिखाई दे रही है, दिस इज बैक्टीरिया की कॉलोनी। एंड जिन सेकेंड इमेज में जो कॉलोनी दिखाई दे रही है दैट इज फंगल कॉलोनी, और ये आपको पेट्री डिश के अंदर ग्रो करती हुई दिखाई दे रही होंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले कर्ड फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। मिल्क से कर्ड बनाता है बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? या तो हम उसे कह दो लैक्टोबैसिलस कह दो, या फिर उसका दूसरा नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या फिर लैब कह लो। ठीक है, तो लैब बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये वाले टाइप का बैक्टीरिया जो है मिल्क के अंदर मिल्क से कर्ड बना देता है। मिल्क से कर्ड बना देता है। हमें क्या करना होता है? वार्म करना होता है मिल्क, क्योंकि एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए उसे। उस मिल्क के अंदर हल्का सा इनोक्यूलम डाला जाता है, कर्ड डाला जाता है फॉर स्टार्टर। कर्ड के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया फीड करता है लैक्टोज शुगर के ऊपर।
लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है मिल्क के अंदर, उसको उसके ऊपर फीड करके वो रिप्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है और साथ में जो मिल्क का प्रोटीन होता है उसको कोएगुलेट कर देता है, इकट्ठा कर देता है। दैट इज़ वाई जो कर्ड होती है वो गाढ़ी जमती है, राइट। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो मिल्क प्रोटीन जो कि होता है कैसीन, उसको कोएगुलेट करता है, राइट। यहाँ पे देखो ये एसिड को प्रोड्यूस करता है, मैंने आपको बताया लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए दही थोड़ी खट्टी भी होती है, राइट। साथ में मिल्क का जो प्रोटीन है कैजीन उसको कोएगुलेट करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, किसके ऊपर फीड करके, लैक्टोज शुगर के ऊपर फीड करके। लैक्टोज शुगर कहाँ पे प्रेजेंट है, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। कर्ड की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, न्यूट्रिशन इंप्रूव हो जाता है एज कम्पेयर टू द मिल्क, उसके अंदर विटामिन B12 की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, हमारी गट हमारी स्टमक के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, काफ़ी अच्छा होता है, डाइजेशन में यूज़फुल होता है और हमारे को हार्मफुल माइक्रोब्स से भी प्रिवेंट करता है। इसको बनाने के लिए हम थोड़ी सी कर्ड को डालते हैं एज इनोकुलम, जिसके अंदर जो कर्ड होती है उसी में ही लैब या फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और उसको एक वार्म सूटेबल टेम्परेचर दिया जाता है जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर पाए। देन फर्मेंटेड फूड्स के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, माइक्रोब्स का, राइट। यानी हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं फूड को फर्मेंट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, डो, जो आटा होता है बेसिकली फॉर द डोसा एंड इडली का जो डो बनाते हैं हम, वो ब्रेड का डो, ट्रेडिशनल ड्रिंक्स लाइक टोडी जो कि साउथ इंडियन ड्रिंक है। देन बात करें चीज़ आपका आ जाता है, सबसे पहले हम इडली डोसा के बारे में बात करें तो इसे बैक्टीरिया फर्मेंट कर रहा है। इडली डोसा का जो डो होता है उसे फर्मेंट कौन कर रहा है, बैक्टीरिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, लैब था आपका मिल्क कर्ड के अंदर, और यहाँ पर इडली डोसा जो डो होता है उसको कौन फर्मेंट कर रहा होता है, बैक्टीरिया, जो कि CO2 को प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से डो जो है बड़ा ही सॉफ्ट हो जाता है। कौन सा पाथवे यूज़ करता है, फर्मेंटेशन, ठीक है, एनारोबिक फर्मेंटेशन करता है। देन बात करूँ मैं यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, राइट, हाँ। देन मैं बात करूँ यहाँ पे ब्रेड की, तो ब्रेड जो होता है, ब्रेड भी एक माइक्रोब को यूज़ करता है फॉर द फर्मेंटेशन, बट वो माइक्रोब बैक्टीरिया नहीं होता है, वो फंजाई होती है। फंजाई में भी क्या होती है, ईस्ट होती है, ठीक है, फंजाई में भी क्या होती है, ईस्ट होती है। इसका एग्जाम्पल ये कौन सा है, कौन सा माइक्रोब है जो कि ब्रेड, कौन सा ईस्ट है, कौन सी फंजाई है जो कि ब्रेड को फर्मेंट कर रही है, इसका नाम होता है सेक्रोमाइसिस सर्विसी। सेक्रोमाइसिस सर्विसी, इसको हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं और आगे जाके इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलेंगे, ठीक है। बेकर्स ईस्ट होता है, फंजाई होती है जो ब्रेड को फर्मेंट करती है, उसमें CO2 प्रोड्यूस करती है और वो डो जो है वो राइज हो जाता है यानी ऊंचा हो जाता है, यानी फ्लफी हो जाता है। कौन सी ईस्ट यूज़ हुई है, कौन सी फंजाई यूज़ हुई है, सेक्रोमाइसिस सर्विसी, इसको हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। इडली डोसा के डो में बैक्टीरिया यूज़ हुआ है, ब्रेड के डो में फंजाई, ईस्ट यानी कि सेक्रोमाइसिस सर्विसी, बेकर्स ईस्ट को हमने यूज़ किया है। देन आते हैं ट्रेडिशनल ड्रिंक्स के ऊपर। ट्रेडिशनल ड्रिंक्स की बात करूं तो यहाँ पे भी ईस्ट यूज़ होता है यानी फंजाई यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल टोडी, इसमें क्या करते हैं हम, जो पाम ट्री होता है उसका जो सैप होता है उसको हम फर्मेंट करते हैं। पाम ट्री का जो सैप होता है उसको हम फर्मेंट करते हैं और हमारे पास ट्रेडिशनल ड्रिंक टोडी जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। जो पाम ट्री का सैप है उसको हम फर्मेंट करते हैं और हमारे पास ट्रेडिशनल ड्रिंक टोडी जो है वो तैयार हो जाती है। देन बात करूँ मैं फर्मेंटेड फूड्स की, हम कई और फूड्स को हम फर्मेंट करते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से, जैसे कि फ़िश को हम फर्मेंट करते हैं, सोयाबीन को हम फर्मेंट करते हैं, बैम्बू की शूट्स को हम फर्मेंट करते हैं। किसको, फ़िश को, सोयाबीन को और बैम्बू की शूट्स को। देन बात करते हैं चीज़ की। चीज़ को भी हम माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं। डिफरेंट माइक्रोब्स जो है डिफरेंट फ्लेवर लाते हैं चीज़ के अंदर। सबसे पहला एग्जांपल है स्विस चीज़। स्विस चीज़ जो है अपने लार्ज होल्स, कुछ इस तरीके की उसकी इमेज आपको दिखाई देगी जिसमें बड़े बड़े होल्स आपको दिखाई देंगे ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स, दैट्स वाई वहाँ पे बड़े बड़े होल्स होते हैं। जो बैक्टीरिया ये चीज़ बनाता है, कौन से वाला चीज़ बनाता है, जो बैक्टीरिया ये वाला चीज़ बनाता है यानी स्विस चीज़, जो लार्ज होल्स वाला चीज़ होता है जो कि CO2 के प्रेजेंस की वजह से इतने लार्ज होल्स बनते हैं, वो उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। क्या नाम है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी।
प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। आई रिपीट, स्विस चीज़ बनाता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, बैक्टीरिया बनाता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी, लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू CO2। देन नेक्स्ट होता है रॉकफोर्ट चीज़, जो अपने ही अलग से फ्लेवर के लिए जाना जाता है। कौन सा चीज़, रॉकफोर्ट चीज़। ये जो है फंगस बनाती है, बैक्टीरिया नहीं बनाता है, फंगस बनाती है। ठीक है, तो आई रिपीट, कर्ड किसने बनाई, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने। कैसे, उसने लैक्टोज शुगर पे फीड किया मिल्क के एक सूटेबल टेम्परेचर पे, एंड देन उसने क्या किया, लैक्टिक एसिड बनाया अपना, एंड उसी से कर्ड बनती गई, खट्टी भी होती गई, और उसने जो मिल्क का प्रोटीन था कैजीन, उसको कोएगुलेट करता गया, इसलिए कर्ड गाढ़ी भी हुई, B12 की मात्रा उसमें बढ़ गई। ठीक है, देन हमने कुछ फूड्स को फर्मेंट करते हैं। पहले इडली डोसा को हमने करा बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया की मदद से उसके डो को हमने फर्मेंट करा, जिससे CO2 काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। फर्मेंटेशन, एनारोबिक फर्मेंटेशन का तरीका यहाँ पे यूज़ होता है। ब्रेड जो होती है उसको हम बेकर्स ईस्ट यानी फंजाई से फर्मेंट करवाते हैं, उसमें भी CO2 बन जाती है, डो का जो लेवल है वो राइज कर जाता है, फ्लफ़ी हो जाती है। सेक्रोमाइसिस सर्विसी का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि बेकर्स ईस्ट होती है। ट्रेडिशनल ड्रिंक्स यानी कि फॉर एग्जांपल टोडी, जो कि एक साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, जो वो पाम ट्री के सैप को फर्मेंट करके बनती है थ्रू दी ईस्ट। यहाँ पे किसने काम किया है, ईस्ट ने। देन बात करें हम और भी फूड्स में इसको फर्मेंटेशन माइक्रोब्स को यूज़ करके फर्मेंट कर सकते हैं, जैसे कि फिश, सोयाबीन और बैम्बू शूट्स। देन चीज़ की बात करें तो डिफरेंट माइक्रोब्स डिफरेंट फ्लेवर देते हैं। एग्जाम्पल था स्विस चीज़, जिसके अंदर लार्ज होल्स होते हैं CO2 की वजह से, जिसमें बैक्टीरिया यूज़ होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। देन रॉकफोर्ट चीज़ अपने फ्लेवर के लिए जाना जाता है, जिसमें फंगस यूज़ होती है। ठीक है, देन यहाँ पे यही दे रखा है, कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ होता है। देन इडली डोसा के अंदर आपका अगैन बैक्टीरिया यूज़ होता है। ब्रेड में सेक्रोमाइसिस सर्विसी जो कि ईस्ट है, फंजाई है। टोडी में ईस्ट यूज़ होती है। स्विस चीज़ के अंदर प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी यूज़ होता है। रॉकफोर्ट चीज़ में फंगस यूज़ होती है। फर्मेंटेड फूड्स भी हम और कर सकते हैं प्रोड्यूस, राइट। देन NCERT ने 2 सवाल पूछे हैं। पहला तो ये है, कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2 बन रहा है, तो कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है, तो हम लिख देंगे एनारोबिक फर्मेंटेशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया ऑफ दीज फर्मेंटेशन कम फ्रॉम, एनवायरमेंट से आ रहे हैं बैक्टीरिया, नेचर से मिल रहे हैं, हमने लैब में सिंथेसाइज नहीं करे हैं, राइट। अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ योर माइक्रोब्स। हमने हाउस होल्ड में देख लिया, अब हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसे क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिनमें माइक्रोब्स का यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ में ऐसे क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिनमें माइक्रोब्स का यूज़ होता है, तो माइक्रोब्स को हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं ताकि हम कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर पाए, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो कुछ ये प्रोडक्ट्स हैं। बेवरेजेस पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे, देन हम केमिकल्स पढ़ेंगे कुछ, देन हम एंजाइम्स पढ़ेंगे कुछ, एंड देन हम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, देन मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उनको हम बड़े बड़े लार्ज वेसल्स में करते हैं, जिसको हम फर्मेंटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स के अंदर लार्ज वेसल्स में ये प्रोडक्शन होती है। पहले हम पढ़ने वाले हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस। तो माइक्रोब्स को हम बहुत एंशिएंट टाइम से यूज़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करने में। किस किस को, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। किस किस को, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। माइक्रोब यहाँ पर जो यूज़ होता है सबसे मेन, दैट इज़ योर ईस्ट। कौन सी ईस्ट, यानी फंगस है ना। कौन सी ईस्ट यहाँ पे यूज़ होती है, वही सेम जो वहाँ पर ब्रेड बनाने में यूज़ होती है। सेक्रोमाइसिस सर्विसी यहाँ पे भी यूज़ होती है, बट यहाँ पर हमने से बेकर्स ईस्ट नहीं बोला है, ब्रूअर्स ईस्ट बोला है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो ईस्ट है या ये जो माइक्रोब्स हैं या ये जो सेक्रोमाइसिस सर्विसी है, ब्रूअर्स ईस्ट है, ये क्या करती है, ये सीरियल्स और फ्रूट जूसेस को हम लेते हैं और उनको फर्मेंट करवा के ये ड्रिंक्स आपकी बनती हैं, ये बेवरेजेस बनती हैं। सीरियल्स और फ्रूट जूसेस को जब मैं फर्मेंट कराती हूँ तो उसमें इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है, यानी आपकी एल्कोहल बन जाती है। ठीक है, तो अगर मैं सीरियल्स और फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करवा दूँ सेक्रोमाइसिस सर्विसी के थ्रू, तो मुझे इथेनॉल मिल जाती है। तो NCERT अगैन क्वेश्चन पूछती है, डू यू रिकॉल द मेटाबॉलिक रिएक्शन ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग द इथेनॉल, तो फर्मेंटेशन आ जाएगा, राइट। आई होप इट्स क्लियर है ना। अब देन बात करें वाइन और बियर को जब मैं बनाती हूँ तो मुझे इसके अंदर कोई डिस्टिलेशन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ फर्मेंटेशन करते हैं, डिस्टिलेशन नहीं करते। बट जब हम विस्की, ब्रांडी, रम बनाते हैं
तो हमें फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन भी करनी पड़ती है। तो वाइन और बियर जो है वो नॉन डिस्टिलेटेड होती हैं और विस्की, रम और ब्रांडी डिस्टिलेटेड ड्रिंक्स होती हैं, डिस्टिलेटेड बेवरेजेस होती है। तो वाइन और बियर ये थोड़ी कॉमन सुनी होंगी आपने। तो ये वाली जो है ये विदाउट डिस्टिलेशन है, यानी बहुत जल्दी बन जाती है, इजीली बन जाती हैं। विस्की, ब्रांडी और रम जो है आपकी इसमें डिस्टिलेशन रिक्वायर्ड होती है। रिवाइज करें, वाइन और बियर, यहाँ पे जो हमने देखा था ना ब्रूअर्स यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, वो भी यहाँ पर ही यूज़ हो रहा है वाइन और बियर में, जहाँ पर हमने सिर्फ फर्मेंटेशन करके इथेनॉल बनाया है, कोई डिस्टिलेशन नहीं हुई है। विस्की, ब्रांडी, रम में और भी ईस्ट यूज़ होते हैं, राइट, और कोई ईस्ट लिख दो सिर्फ। एंड देन फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन दोनों ही रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ, यानी जो फर्मेंटेड ब्रोथ होता है उसकी डिस्टिलेशन करनी पड़ती है विस्की, ब्रांडी और रम के अंदर। बट वाइन और बियर जो है वो बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये फर्मेंटर्स होते हैं, जो लार्ज वेसल्स होती हैं, ये हैं वो लार्ज वेसल्स। देन बात करूँ, ये फर्मेंटेशन प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे फर्मेंटेशन होती हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम एंटीबायोटिक्स के ऊपर। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ऐसे केमिकल्स होते हैं जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी माइक्रोब्स आपके कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि दूसरे माइक्रोब्स को किल करने में या इनहिबिट करने में काम आते हैं। माइक्रोब्स ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि दूसरे माइक्रोब्स को मारने के काम आते हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब ही क्या है? एंटी का मतलब अगेंस्ट हो गया, बायो का मतलब हो गया लाइफ, बट ये हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, उसके अगेंस्ट है जो हमारी लाइफ को थ्रेटन कर रही है या जो हमें डिजीज़ कोज कर रही है। तो ये अगेंस्ट है डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के, ठीक है। किसके अगेंस्ट है? डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिज्म। हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, हमारे लिए तो ये प्रो लाइफ जैसा है, हमारे लिए तो ये प्रो लाइफ के जैसा है, हमारे लिए अगेंस्ट नहीं है, हमें प्रो लाइफ जैसे, यानी हमें एक तरीके से लाइफ फिर से दे रहा है, क्योंकि हमें ये बचाता है। एंटीबायोटिक्स जो है हमें बचाता है डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिज्म से, हमें हेल्प करता है उससे रिकवर करने में, राइट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इज़ योर पेनिसिलिन। क्या है? फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इज़ योर पेनिसिलिन। कौन है? पेनिसिलिन, राइट। इसको किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बट ये एक चांस डिस्कवरी थी। चांस डिस्कवरी को हम सेरेंडिपिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी कहते हैं। पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को चांस डिस्कवरी क्यों बोला गया? एक्चुअली में वो काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे। किस पे काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी एक जगह पे, एक प्लेट पर एक मोल्ड कुछ और ग्रो कर रहा है और वहाँ पर उस वाले एरिया में मेरा स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने देखा कि वो जो मोल्ड ग्रो कर रहा था वो था पेनिसिलियम नोटेटम, और वो जो पेनिसिलियम नोटेटम था वो एक केमिकल बना रहा था पेनिसिलिन। वो पेनिसिलिन जो है उसको इनहिबिट कर रही थी इसकी ग्रोथ को। बस उन्होंने इतनी बात बताई, राइट। उन्होंने इतनी डिस्कवरी करी, पर उन्होंने इसको एंटीबायोटिक की तरह यूज़ नहीं करा, ठीक है। उन्होंने डिस्कवर तो करी एंटीबायोटिक, बट उसको यूज़ नहीं करा। बाद में उसका जो काम हो सकता था, उसका कितना यूज़फुल थी पेनिसिलिन, उसका जो लेटर वर्क था वो अर्नस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे ने किया था। किसने? अर्नस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे। अर्नस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे ने बाद में काम किया। उन्होंने इसका एंटीबायोटिक वाला जो पर्पज़ है उसको सामने लाए। इस वजह से फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था 1945 में, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी की थी, इतनी यूज़फुल डिस्कवरी करी थी। ये जो एंटीबायोटिक थी वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर्स। किसको ट्रीट करने में यूज़ हुई थी? अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में यूज़ हुई थी, ठीक है। और साथ में ये जो एंटीबायोटिक है ये कई सारी डेडली डिजीज़ को ट्रीट करता है, यानी कई सारी डेडली डिजीज़ को ट्रीट करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया एंड लेप्रोसी। कौन कौन? प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया एंड लेप्रोसी। प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया एंड लेप्रोसी। और कौन सी अदर एंटीबायोटिक्स हैं एनसीईआरटी पूछती है तो आपको पता है, तो फिर हम लिखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी? पेनिसिलिन पढ़ी, जो कहाँ से मिली हमें? पेनिसिलियम नोटेटम से मिली, राइट।
देन हमने, अब मैं आपको बता रही हूँ ये 3 नाम, जो कि है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये तीनों हमें एक ही बैक्टीरिया से मिल रही हैं, विच इज़ योर स्ट्रेप्टोमाइसिस। कहाँ से मिल रही है ये? स्ट्रेप्टोमाइसिस से हमें मिल रही है, राइट। देन यहाँ पे यही बात लिख रखी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो स्टेफेलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। क्वेश्चन आए तो वो किस पे काम कर रहे थे? पेनिसिलियम नोटेटम मत लिखना, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे। उन्होंने ना एक अनवॉश्ड कल्चर पे देखा, वहाँ पे स्टेफाइलोकोकाई जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको पता चला वहाँ पे पेनिसिलिन नोटेटम वर्क कर रहे थे, पर उसका फुल पोटेंशियल, जिस बात का उन्होंने बाद में बताया कि वो पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर रहा था, इस वजह से नहीं हो रहा था, पर जो इस बात का फुल पोटेंशियल है वो मच लेटर डिस्कवर हुआ था, विच वॉज अर्नस्ट चेन और ओवर्ट फ्लोरे ने किया था। इसकी वजह से इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में। अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में हेल्पफुल हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। टू ट्रीट द डेडली डिजीजेज सच एज प्लेग, वूपिंग कफ यानी काली खांसी, डिप्थेरिया, गलघोटू, लेप्रोसी, कष्ट रोग। क्या क्या है? वूपिंग कफ को बोल दिया मैंने काली खांसी, राइट। डिप्थेरिया को मैंने बोला गलघोटू, क्या बोला? गलघोटू। लेप्रोसी को मैंने बोल दिया कुष्ठ रोग, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, चलो। लेप्रोसी को मैंने बोल दिया कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया को मैंने बोल दिया गलघोटू, एंड जो वूपिंग कफ था उसको मैंने बोल दिया काली खांसी, ठीक है। तो इनके कॉमन नाम है, इसको भी आपको याद रखना है। वूपिंग कफ जो होता है वो काली खांसी है, डिप्थीरिया गलघोटू है, लेप्रोसी आपका कष्ट रोग है। देखो कितना कष्ट होता होगा, जो उसका नाम ही कष्ट रोग है। डिप्थीरिया गलघोटू है, राइट। प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया एंड लेप्रोसी, इस सब के अंदर एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है, जो कि पहले के ज़माने में डेडली डिजीज़ थी। आज के ज़माने में हम इमेजिन नहीं कर सकते हमारा वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है, पहले हमने इससे क्या बनाई? बेवरेजेस बनाई। सबसे पहले तो हमने इसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज़ किया, देन हमने इससे बेवरेजेस बनाई इंडस्ट्रीज़ के अंदर, राइट। अब हमने क्या बनाया? एंटीबायोटिक्स बनाया। अब हम बनाने वाले हैं कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स एंड देन कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। केमिकल्स के अंदर हम बनाने वाले हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। हम यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने वाले हैं, अल्कोहल तो हम पहले बना चुके हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स बनाएंगे, कुछ एंजाइम्स बनाएंगे और कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी कुछ ड्रग्स बनाएंगे, जो कि मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, राइट। ऑर्गेनिक एसिड्स बनाएंगे, सब 4 एसिड बनाएंगे हम, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। कौन कौन से? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड और लैक्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड और लैक्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है वो बनता है एस्पैरागिलस नाइगर से। किससे बनता है? एस्पैरागिलस नाइगर से। एसिटिक एसिड बनता है सिटोबैक्टर एसिटाई से, और ब्यूटायरिक एसिड बनता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से। किससे बनता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से। लैक्टिक एसिड बनता है लैक्टोबैसिलस से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एस्पैरागिलस नाइगर से कौन सा बन रहा है? सिट्रिक एसिड बन रहा है। एसिटोबैक्टर एसिटाई से बन रहा है आपका एसिटिक एसिड। देन बात करूँ क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से, हमारा बन रहा है ब्यूटायरिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस से हमारा बन रहा है लैक्टिक एसिड, राइट। इनके तो नाम में पता चल रहा है क्या बन रहा है, इसके में नहीं पता चल रहा है, या याद रखना है। दैट इज़ वाई ये इसमें नाम से पता भी नहीं चल रहा, और ये फंगस है। ये एस्पैरागिलस नाइगर जो है फंगस है, और ये तीनों के तीनों लास्ट वाले बैक्टीरिया है। तो यूजुअली बैक्टीरिया का मेनली यूज़ हुआ है, बट यहाँ पर फर्स्ट जो हमने देखा एस्पैरागिलस नाइगर यानी सिट्रिक एसिड जो है वो फंगस बनाता है, पर एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये बैक्टीरिया से बनते हैं, जो कि कौन से हैं? सिटोबैक्टर एसिटाई, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम और आपका लैक्टोबैसिलस। सिट्रिक एसिड आपका बनता है एस्पैरागिलस नाइगर से। किससे बन रहा है? एस्पैरागिलस नाइगर से, जो कि फंगस है, बाकी सब बैक्टीरिया है, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड बन रहा है एस्पैरागिलस नाइगर से। एसिटिक एसिड आपका विनेगर ही होता है, तो सिट्रिक एसिड जो होता है आपका वो किससे बन रहा है? एस्पैरागिलस नाइगर से बन रहा है, जो कि आपकी फंजाई होती है। नेक्स्ट आते हैं हम कुछ एंजाइम्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पहली एंजाइम जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो है लाइपेज, जो कि ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने में हमारी हेल्प करती है, डिटर्जेंट्स के अंदर यूज़ होती है। सेकंड जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे वो है पेक्टिनेज या फिर प्रोटीएज, जो कि क्लैरिफाइंग एजेंट होती है, क्लियरिंग एजेंट होती है। बॉटल जूसेस की पैकेजिंग के अंदर यूज़ होती है, बॉटल जूसेस को क्लियर करने में हेल्प करती हैं पेक्टिनेज और प्रोटीएजेस। लाइपेज जो होती है वो ऑयल स्टेन्स रिमूव करती है, डिटर्जेंट्स में यूज़ हो रही है। पेक्टिनेज, प्रोटीएज आपका बोटल जूसेस में यूज़ हो रही है।
देन कुछ मेडिकल एंजाइम्स की, अगर मेडिसिन के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स ये हमने यहाँ पे बनाए हैं, तो हमारा सबसे मेन एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि हमें मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो हमें मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस से। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो है क्लोट बस्टर होता है, क्लोट्स को रिमूव करता है और हार्ट अटैक पेशेंट्स के अंदर यूज़ होता है। बेसिकली जब यहाँ पर हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ जाए, क्लोट बन जाए, तो उसे हम बोल देते हैं मायोकार्डियल इस्केमिया, क्योंकि ये जो अब हार्ट मसल है यहाँ पे बहुत कम ब्लड सप्लाई जाएगी, इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं मायोकार्डियल इस्केमिया। जब बहुत कम हार्ट ब्लड सप्लाई जा रही है तो हम बोल देते हैं मायोकार्डियल इस्केमिया। अगर आपकी टिश्यू की डेथ हो जाए इसकी वजह से, मायोकार्डियल इस्केमिया जो है अगर इसको ठीक ना किया जाए तो इवेंचुअली टिश्यू यहाँ का जो होगा वो मर जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा ब्लॉकेज की वजह से, यहाँ पे ये वाला जो टिश्यू है वो परमानेंटली डेड हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कार्डियल इन्फार्क्शन। क्या कहते हैं? कार्डियल इन्फार्क्शन, कार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, किस वजह से होता है? मायोकार्डियल इस्केमिया की वजह से। देन आगे बात करते हैं कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहला है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। कौन है? साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, जो कि हमें मिलता है फंगस से। कहाँ से मिलता है? फंगस से। कौन सी फंगस से मिलता है? ट्राइकोडर्मा पोलिस्फोरम। पहले हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि कहाँ से मिला? स्ट्रेप्टोकोकस से। अब हम पढ़ रहे हैं साइक्लोस्पोरिन ए। ये क्या करता है? इम्यूनोसप्रेसेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज होता है, फंगस से बनता है। कौन सी फंगस? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। साइक्लोस्पोरिन ए बनता है फंगस से, विच इज ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्टैटिन्स। ये भी फंगस से बन रही है, ईस्ट से बन रही है, स्पेसिफिकली बोलूँ स्टैटिन्स फंगस ईस्ट से बन रही है, जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरस। मोनेस्कस परप्यूरस स्टैटिन्स बन रही हैं फंगस से, या ईस्ट से कह दूँ मोनेस्कस परप्यूरस। जो पहले हमने पढ़ा साइक्लोस्पोरिन ए, वो किससे बन रही है? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, जो कि क्या है? फंगस है। उससे पहले हमने जो पढ़ा स्ट्रेप्टोकाइनेज, किससे बन रही है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। ठीक है, स्टैटिन्स का काम होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में। जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में यूज़फुल होती है स्टैटिन्स, जो कि ईस्ट से बनती है। मोनेस्कस परप्यूरस ईस्ट से बनती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, इनिबिट करती है कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस, ये एंजाइम। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अभी साइक्लोस्पोरिन है, वो क्या था? इम्यूनोसप्रेसेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज हो रहा था। उससे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज हार्ट पेशेंट्स को दिया जाता है फॉर क्लोट बस्टर। ठीक है, अब इसको रिवाइज करूँ अगर मैं, सिट्रिक एसिड हमारा किससे बना? एस्पेरजिलस नाइगर से, जो कि आपका फंजाई थी। एसिटिक एसिड आपका बना है एसीटोबैक्टर एसिटाई से। देन हमने ब्यूटारिक एसिड पढ़ा, जो कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से बना। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से। लास्ट के तीनों बैक्टीरिया थे, इसको हम बेसिकली विनेगर कह देते हैं। लैक्टिक एसिड आपका बेसिकली कर्ड का एसिड होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देन इथेनॉल, इथेनॉल भी हमारी हमने पहले पढ़ चुके हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विसी बनाती है, एल्कोहल बना देती है, राइट। तो यहाँ पर एल्कोहल में यूज़ होता है बेसिकली। लाइपेज की बात करें, लाइपेज माइक्रोब्स बनाते हैं, पेक्टिनेज भी पेक्टिनेज था या फिर प्रोटीएज था, ये दोनों माइक्रोब्स बनाते हैं। लाइपेज यूज़ होता है ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने, डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है। पेक्टिनेज प्रोटीएज होता है जूस क्लैरिफिकेशन के अंदर क्लैरिफाइंग एजेंट होता है। देन बात करें स्ट्रेप्टोकाइनेज की, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बनाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन बनाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बनाता है, जो कि क्लोट बस्टर होता है। क्या होता है? क्लोट बस्टर होता है। और फिर हमने पढ़ा साइक्लोस्पोरिन है, जो कि एक फंजाई बनाती है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। देन हमने पढ़ा स्टैटिन्स, जो कि अगैन आपकी फंजाई बनाती है, स्पेसिफिकली बोलूँ तो ईस्ट बनाती है, मोनेस्कस परप्यूरस। क्या है? मोनेस्कस परप्यूरस। ये साइक्लोस्पोरिन आपका इम्यूनोसप्रेसेंट था, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज हुआ। स्टैटिन आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में यूज होता है। तो यहाँ पे एक फंजाई ने बनाया, कौन सा? सिट्रिक एसिड, एस्पेरजिलस नाइगर ने। बाकी तीनों एसिड्स बैक्टीरिया ने बनाए। देन फंजाई ने आपका इथेनॉल बनाया, कौन सा? कैसे? सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ब्रूअर्स यीस्ट, राइट। फिर आपके यहाँ पे नॉर्मल माइक्रोब्स यूज हुए हैं। देन बैक्टीरिया ने स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाया। देन यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन्स, जो मेडिकल ड्रग्स हमने बनाए हैं वो फंजाई से बनाए हैं, स्टैटिन्स ईस्ट ने बनाया, राइट। आई होप ये भी क्लियर है। अब आते हैं हम माइक्रोब्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट। इस पे बोर्ड पे एक सवाल आना आपका बहुत हाई चांसेस है इस पे सवाल आने के, राइट।
तो माइक्रोब्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट देखते हैं। तो सीवेज होता क्या है, जब बहुत सारी अमाउंट का वेस्ट वाटर के अंदर प्रोड्यूस होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज वाटर प्रोड्यूस्ड डेली, वो बेसिकली बहुत सारा वेस्ट है जो पानी के अंदर प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, माइक्रोब्स होते हैं और पैथोजेंस होते हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जो है इसी को ही हम सीवेज कहते हैं। ये जो सारा वेस्ट वाटर है इसी को ही हम सीवेज कहते हैं। इसको हम डायरेक्टली रिवर्स के अंदर नहीं डाल सकते, इससे रिवर्स जो है वो पोल्यूट हो जाएंगे, इसीलिए सीवेज को ट्रीट करना बड़ा ज़रूरी है। इसको हम ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स विच आर योर STPs। किससे हम हेल्प करते हैं, STPs को हम इसमें यूज़ करते हैं, जो कि इस सीवेज को ट्रीट करता है। ट्रीटमेंट जो है वो डन कौन करता है, हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज के अंदर, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं ये सीवेज के अंदर, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये जो ट्रीटमेंट है ये 2 स्टेजेस में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है आपका बायोलॉजिकल होता है। पहले हम सारा कॉन्सेप्ट को डायग्राम से एंड यहाँ पे जो मैंने लिखा है इससे समझ लेते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देन आप इतना सब कुछ लिखोगे, 5 मार्कर क्वेश्चन में आपके 5 मार्क्स पक्के हैं, राइट। इसके अलावा की जो चीज़ें हैं जो NCERT में लिखी हैं वो हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, राइट। थोड़े से 5-10 मिनट फालतू लग जाएंगे बट कोई बात नहीं। ध्यान से देखो क्या होता है ना, ये आपका एक कंटेनर होता है, ठीक है, ये आपका एक कंटेनर होता है। यहाँ पे आपकी सीवेज जो है वो आ रही होती है, सीवेज यहाँ पर आ रही होती है। यहाँ पर हम लगाते हैं एक फ़िल्टर को, क्या लगाते हैं, एक फ़िल्टर को। ये फ़िल्टर जो है ये रिमूव करता है फ्लोटिंग डेब्रिस, यानी जो ऊपर के, इसमें ना 2 तरीके के आपको मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा ऊपर का जो फ्लोट करते हुए चीज़ें होंगी, जो कि हल्की होंगी, बड़ी बड़ी होंगी साइज़ में बड़ी होंगी, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और हल्की होंगी तो ऊपर फ्लोट करेंगी। तो ये जो फ़िल्टर होगा ना, ये क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा और ये फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव करवा देगा, ठीक है। और बाकी का जो चीज़ें बहुत ज़्यादा भारी होंगी या डेंस होंगी वो सब नीचे सेटल हो जाएंगी और वो एक प्राइमरी स्लज बना देंगी। क्या बना देंगी, प्राइमरी स्लज बना देंगी। और जो ऊपर का ये पानी पानी सा बच जाएगा, ये भी साफ़ नहीं है अभी, पर इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एफ्लुएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एफ्लुएंट बोलेंगे, राइट। प्राइमरी स्लज क्या है, वो ये जो है इसको मैं क्या बोलती हूँ, पहला टैंक जहाँ पे सीवेज जाता है इसे मैं बोलती हूँ प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इसको मैंने क्या बोला है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, मैंने इसको नाम दे दिया है। प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर ये गया, यहाँ पर क्या हुआ, फिल्टर ने ऊपर का फ्लोटिंग डेब्रिस रिमूव कर दिया जो कि लाइट और लार्ज था साइज में। देन नीचे की जो छोटे छोटे डेंस चीज़ें थी वो सब सेडिमेंट हो गई, प्राइमरी स्लज बना दिया, और यहाँ पे प्राइमरी एफ्लुएंट आपका आ गया। ये आपका प्राइमरी सेटलिंग टैंक था, यही आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट थी, ठीक है। यहाँ तक आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरी होगी। अब हम क्या करते हैं ना, इस प्राइमरी एफ्लुएंट को यहाँ पे बहा देते हैं। यहाँ पे हमने अभी तक क्या कर लिया, जो थोड़ा लाइट वाला फिल्टर रिमूव कर लें, नीचे की प्राइमरी स्लज रिमूव हो गई है, और यहाँ पे ये आपका चला गया, ठीक है। ये गया आपका नेक्स्ट टैंक के अंदर, इसका नाम होता है एरेशन टैंक। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है एरेशन टैंक, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम है एरेशन टैंक। ये जो एरेशन टैंक है ना, इसके अंदर 2 चीज़ें आपको लगी हुई दिखाई देंगी। यहाँ पे आपका ये लगा होगा जिससे मैं बोलूँगी एरेशन ट्यूब। यहाँ पे आपकी एरेशन ट्यूब लगी होगी जो कि क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अंदर ला रहा है। इस आपके इस टैंक के अंदर ऑक्सीजन को लेकर आ रहा है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे लगी होगी, एक एजिटेटर लगा होगा जो कि कॉन्स्टेंटली इसको घुमा रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली इसको घुमा रहा है, ठीक है। ये आपकी O2 ला रहा है, एरेशन ट्यूब, और एक एजिटेटर जो इसे कॉन्स्टेंटली घुमा रहा है। अब यहाँ पर जो बेसिकली है क्या, यहाँ पर ना हम कुछ डालते हैं कि क्या डाला है हमने, यहाँ पे फ्लॉक्स डाले हैं। ये आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, यानी बायोलॉजिकल है, यानी कि कुछ तो लिविंग यूज़ होगा अब यहाँ पर, है ना। तो हमने यहाँ पे यूज़ करा है एरोबिक बैक्टीरिया। जो आपको एक गोला गोला दिखाई दे रहा है, ये आपके एरोबिक बैक्टीरिया हैं। ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया हैं, और साथ में इसके साथ जाके फंगस जो है अटैच हो जाती है, और ये टोटल एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस मिला के बना देते हैं फ्लॉक्स। क्या बना देते हैं, फ्लॉक्स, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस ये मिलाकर बना देते हैं फ्लॉक्स। और होता क्या है ना, ये जो फ्लॉक्स है ना, ये इसका ऑर्गेनिक बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ BOD के बारे में, ठीक है। BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट। तो यहाँ पर ना क्या होता है, एक
कंटेनर के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर है। मान लो एक कंटेनर के अंदर इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर है, दूसरा है जिसमें सिर्फ इतना ऑर्गेनिक मैटर है, तो ज़्यादा क्लीन पानी कौन सा हुआ? दूसरे वाला, जिसमें जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वाटर, जिसमें जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटीरियल होगा उसके अंदर उतना ज़्यादा पोल्यूशन है, उतना ज़्यादा पोल्यूटिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो वो उतना ज़्यादा ख़राब पानी है, और वो जिसमें कम होगा उतना अच्छा पानी है, ठीक है। अब क्या होता है ना, बेसिकली हम ना माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं जो कि ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं वो माइक्रोब्स, और वो जो भी जितना भी आपकी गंदगी यानी जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको रिमूव करता है। इसीलिए हमने BOD नाम एक रख दिया कि अगर हम ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर होगी, ऑक्सीजन की कितनी डिमांड होगी टू रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज़, तो वो डायरेक्टली यही बताएगा हमें कि कितना ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर ही खाते हैं। अब यहाँ पे भी आपका माइक्रोब्स प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन को खा रहे हैं और साथ में ऑक्सीजन को ले रहे हैं, और साथ में क्या खा रहे हैं? यहाँ का ऑर्गेनिक मैटर खा रहे हैं, यानी कि इसका BOD को डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी इसकी BOD को डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी इसके अंदर का ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी इसको और साफ़ बना रहे हैं और शुद्ध बना रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर की गंदगी रिमूव करवा रहे हैं, क्या करके? ऑक्सीजन को यूज़ करके, ऑर्गेनिक वेस्ट इसका खा के, ऑर्गेनिक मैटर खाकर ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए। कौन? एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस। कौन कर रहा है? ये फ्लॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक वेस्ट था, और यहाँ पे आपका सेकेंडरी एफ्लुएंट, जो यहाँ का पानी होगा इसे मैं बोल दूँगी सेकेंडरी एफ्लुएंट, ठीक है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट को कम करते रहते हैं, इसीलिए आपका BOD जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी कि हम बोलते हैं पानी और स्वच्छ हो गया है, पानी और शुद्ध हो गया है, राइट। अब ये जो है आगे जाएगा, इसके अंदर क्या होगा आपके पास? सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है, पहले हम लेके गए इसे प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, फिर हम इसे लेके गए एरेशन टैंक में, अब हम लेके जा रहे हैं इसे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। किसमें? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। यहाँ पे क्या होगा ना, जो भी नीचे नीचे जाके ना भारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, जो भी आपका सेकेंडरी स्लज है, जो भी आपका इसको ना सेकेंडरी स्लज यानी जो फ्लोक्स हैं वो भी यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, फ्लोक्स भी यहाँ पर सेटल हो जाएंगे, और साथ में जो भी थोड़ी बहुत और गंदगी होगी और फ्लोक्स है मेनली, वो सब नीचे जाके सेटल हो जाएंगे, और इस पानी को मैं बोलूँगी कि ये पानी साफ़ है, राइट। अब ये पानी साफ़, इतना साफ़ नहीं है कि हम इसे पी सकते हैं, पर इतना साफ़ है कि हम इन्हें रिवर्स और लेक्स के अंदर छोड़ सकते हैं आराम से। पर अगर हमें इसे ह्यूमन यूजेज के लिए और साफ़ करना पड़ेगा, ह्यूमन यूज़ के लिए हमें करना है, तो हम इसमें टर्जरी ट्रीटमेंट भी करते हैं, ठीक है। बट इतना साफ़ हो चुका है कि हम इस पानी को रिवर और लेक में छोड़ देते हैं, और ये जो बच जाता है इसको हम सेकेंडरी स्लज कहते हैं। जो यहाँ पे बचा था उसे प्राइमरी स्लज, यहाँ पे जो बचा उसे बोला सेकेंडरी स्लज, जिसको हम एक्टिव स्लज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें यानी इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, राइट। अब हम इसका क्या करेंगे? ऐसे ऐसे मान लो चलता जाएगा तो ये तो पूरा ऊपर तक भर जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? इसके अंदर हम इसको ले जाएंगे नेक्स्ट टैंक के अंदर, जो कि होता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहाँ पर हम एनारोबिक बैक्टीरिया को रखते हैं। जैसे ये वाला मटीरियल इसके अंदर जाता है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो है इस एरोबिक बैक्टीरिया का दुश्मन होता है और इसे खा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया भारी होता है और ये इस एरोबिक बैक्टीरिया को खा जाता है, ठीक है। कुछ फ्लोक्स को तो हम वापस से इधर डाल देते हैं, क्योंकि इधर हमें फ्लोक्स चाहिए होते हैं ना, तो हम कुछ फ्लोक्स को तो इधर ही डाल देते हैं। सम फ्लोक्स आर ट्रांसफर्ड बैक टू द एरेशन टैंक। कुछ फ्लोक्स को तो हम वापस से एरेशन टैंक में डाल देते हैं, कुछ फ्लोक्स को हम इधर डाल देते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अगर हमें एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं तो भी हमारा फ़ायदा है, यहाँ पर डाल रहे हैं तो भी हमारा फ़ायदा है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर डाल देते हैं, कुछ यहाँ पर डाल देते हैं। ये सारा आपका होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है थोड़ा सा और डिटेल में अभी देखेंगे। यहाँ पे देखो आपने पेपर में क्या लिखना है, सीवेज ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द कंटेमिनेंट्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर। यानी जो सीवेज ट्रीटमेंट जो है एक प्रोसेस है जिससे हम कंटेमिनेंट्स को रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज में उसे रिलीज करने से पहले हम उसमें कंटेमिनेंट्स को रिमूव कर रहे हैं। ये कैरी आउट करते हैं इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी STPs के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। और इसके अंदर इन्वॉल्व होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। दो ट्रीटमेंट्स होते हैं, प्राइमरी फिजिकल होता है, सेकेंडरी बायोलॉजिकल होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी फिजिकल प्रोसेस के अंदर हम फिजिकल रिमूवल होता है ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज। सीवेज में जो भी लार्ज स्मॉल पार्टिकल्स है उसका रिमूवल होता है। पहला स्टेप होता है इसमें फिल्ट्रेशन, यानी सीवेज को हम बार्ज से पास थ्रू करते हैं, जिसके अंदर
ये क्या करता है, जो भी लाइटर और लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्लास्टिक, रैग, स्टिक्स, उसको रिमूव करवा देता है। फिर हम क्या करते हैं, ग्रिट रिमूवल, यानी कि सैंड, स्लिट, स्मॉल स्टोन्स जो होते हैं वो ग्रिट चैम्बर में सेटल डाउन हो जाते हैं। देन हम क्या करते हैं, सीवेज को उस सेटलिंग टैंक के अंदर रखते हैं और सॉलिड पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, उसे हम प्राइमरी स्लज बोल देते हैं। और जो ऊपर सुपरनेटेड जो लिक्विड होता है उसे हम एफ्लुएंट बोल देते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो रिमूव कर देता है जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, क्या करके, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करके। वही हमने यहाँ पे किया, सेडिमेंटेशन की यहाँ पर, और यहाँ पे हमने क्या की, फिल्ट्रेशन। दो चीज़ें करी, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। अगर आपको समझ में आ गया, आप इसको भी यहाँ पर ढंग से प्रेजेंट करके लिख दोगे ना, आपके फुल मार्क्स है। डायग्राम ज़रूर से प्रैक्टिस करना है वाला, ज़रूर से, ठीक है, बिना देखे पूरा डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने में। एफ्लुएंट को हम नेक्स्ट टैंक में भेजते हैं, एरेशन टैंक में। तो यहाँ पे अगर रिवाइज करना हो तो इससे पहले हम डाला इसे प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर, फिर हमने इसे डाला एरेशन टैंक के अंदर, फिर हमने इसे डाला सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर, और फिर जो सेकेंडरी स्लज था सिर्फ उसको हम ले गए एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर, राइट। तो यहाँ पर आपका यहाँ पे यूज़ हुआ है, एयर जो है उसको पंप किया जाता है, बैक्टीरिया, ऑक्सीजन डाली जाती है बेसिकली, बैक्टीरिया रैपिडली ग्रो करता है, फ्लोक्स बना देता है, फ्लोक्स जो है ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता रहता है। BOD जो है वो रिड्यूस हो जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि रिक्वायर्ड होती है बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि वो ऑक्सीडाइज कर सके ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। पानी में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने में उनको कितनी ऑक्सीजन लगती है, वही उसका BOD होते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा BOD होगा, उतने ज़्यादा पॉल्यूटिंग पोटेंशियल होगा। फ्लोक्स जो है वो मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स हैं जो कि मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या करते हैं, फिर सेटलिंग टैंक में जाते हैं और वहाँ पे जाके फ्लोक्स सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे आपकी एक्टिवेटेड स्लज बन जाती है। अब कुछ एक्टिवेटेड स्लज तो हम एरेशन टैंक में वापस डाल देते हैं। यहाँ पे ना एरेशन टैंक में इसकी वैल्यू बढ़ती है, फ्लोक्स और बढ़ जाते हैं, इसलिए अगर हम सारा डाल देंगे तो बढ़कर कितने सारे हो जाएंगे ना, इसीलिए हम कुछ ही डालते हैं। तो पार्शियल जो है हम एरेशन टैंक में डालते हैं, बचे हुए हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर डालने से क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है स्लज को, क्या कर लेता है, स्लज को डाइजेस्ट कर लेता है। कैसे वो क्या करता है, स्लज को डाइजेस्ट करने के बाद कुछ गैसेस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मीथेन, CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो CH4, H2S, CO2, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, इसी को ही हम बायोगैस बोलते हैं। बायोगैस को हम फ्यूल की तरह यूज़ कर लेते हैं, और जो बचा हुआ स्लज होता है, ठीक है, बची थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह होगी, क्योंकि वो तो हो गया आपका डाइजेस्ट, तो उसको हम मैन्योर की तरह यूज़ कर लेते हैं। 10 जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो इन्वॉल्व करता है प्राइमरी फिजिकल ट्रीटमेंट फॉलोड बाय सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू रिमूव ऑल द ऑर्गेनिक मैटर बिफोर रिलीजिंग द वाटर इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज, बिफोर रिलीजिंग द वाटर इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज, राइट। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स NCERT में, देखते हैं NCERT क्या क्या कहती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, फिजिकल रिमूवल है, स्टेप्स क्या क्या है, फिल्ट्रेशन जिससे फ्लोटिंग डेब्रिस रिमूव होता है, देन सेडिमेंटेशन जो कि ग्रिट यानी सॉइल, पेबल्स और हैवी चीज़ों को रिमूव करता है सेटलिंग टैंक के अंदर, राइट। रिजल्ट क्या होता है, सॉलिड जो सेटल करता है उसे प्राइमरी स्लज बोल दिया, जो लिक्विड ऊपर है वो उसे एफ्लुएंट बोल दिया। एफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, एफ्लुएंट को हम सबसे पहले एरेशन टैंक में डालते हैं, एयर वहाँ पे डाली जाती है, एजिटेटर होता है। इससे क्या होता है, जो दिस अलाउज द ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ वहाँ पर होती है। बैक्टीरिया, फंजाई दोनों ग्रो करते हैं और ये जो है फ्लोक्स बना लेते हैं, मेश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बना लेते हैं बैक्टीरिया और फंगस मिलकर। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, पोल्यूशन रिड्यूस करते हैं, BOD को डिक्रीज़ करते हैं। क्या करते हैं ये, BOD को डिक्रीज़ करते हैं मिलकर। इसके बाद यहाँ पे क्या बात की हुई है, BOD की ही करी हुई है। डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय द माइक्रोब्स टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर, यानी पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने में उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, जितना ऑर्गेनिक मैटर उतनी ऑक्सीजन। तो इनडायरेक्टली ये क्या मेजर कर रही है कि कितनी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है पानी में, कितना पोल्यूटेड है पानी। तो अगर BOD ज़्यादा तो ज़्यादा पोल्यूशन। तो ये मेजर करती है कि ऑक्सीजन कितनी माइक्रोब्स को चाहिए होती है। हाई BOD यानी ज़्यादा पोल्यूशन,
पोल्यूशन, लो BOD यानी लेस पोल्यूशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब चल रहा होता है तो BOD जो है वो कम हो रहा होता है, क्योंकि कुछ कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो खा रहे होता है, राइट। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, एरेशन टैंक के बाद हम फ्लोक्स को सेटल होने देते हैं, जो सेडिमेंट बच जाता है उसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। उसका थोड़ा सा पार्ट तो एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है, जो कि इनोकुलम की तरह वर्क करता है, वहाँ पे फिर वो और बढ़ जाते हैं, बाकी का हम एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर डाल देते हैं। एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर क्या होता है, जो स्लज है उसको पंप किया जाता है लार्ज टैंक्स के अंदर। एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उसे ग्रो किया जाता है, वो बैक्टीरिया फंजाई और ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लेता है और प्रोड्यूस करता है गैसेस, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। इसे को हम बायोगैस बोलते हैं, जिसको हम फ्यूल और एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ करते हैं। फाइनल एफ्लुएंट यानी आफ्टर ट्रीटमेंट जो पानी है उसको हम रिवर्स में रिलीज़ कर देते हैं, जो कि लेस पोल्यूटिंग होता है। माइक्रोबियल ट्रीटमेंट्स जो हैं उसको हम वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं। सिटीज़ में क्या प्रॉब्लम है, सीवेज जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है सिटीज़ के अंदर, क्योंकि ज़्यादा सिविलाइजेशन है, तो जहाँ पे सीवेज जो है वो ज़्यादा है, सीवेज ज़्यादा है। और STPs यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो इनफ नहीं है, तो अनट्रीटेड सीवेज भी रिवर्स के अंदर चला जाता है, जिससे रिवर्स जो हैं वो पोल्यूट हो रही हैं, पानी जो है वो ख़राब हो रहा है और वाटर बोर्न डिजीज़ जो हैं वो फैलती हैं। वाटर से जो डिजीज़ होती हैं वो सब फैलती हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स बनाए हैं कि जो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, कौन कौन से प्लान्स हैं, गंगा एक्शन प्लान, गैप और याप। कौन सा प्लान है आपका, गैप है और आपका याप है, यानी गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। इसका गोल है कि इन रिवर्स के आसपास हम बहुत सारी STPs बना देंगे, ताकि हमारा जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाए। यहाँ पे भी यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। इसको रिवाइज करना है तो हमने हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को यूज़ करा सीवेज ट्रीटमेंट में, एरोबिक माइक्रोब्स को यूज़ किया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, एनारोबिक को यूज़ करा जब हमने एनारोबिक डाइजेस्टर स्लज डाइजेस्टर में डाला, यानी बायोगैस की प्रोडक्शन की। मिथेनोजेंस जो हैं वो मीथेन बनाते हैं, वो हम अभी आगे भी पढ़ेंगे मिथेनोजेंस वाला पॉइंट जो है यहाँ पर, ठीक है। एक बार देख लो, ये जो आपका एरियल ऊपर से व्यू दिखा रखा है सीवेज प्लांट का, सीवेज प्लांट कुछ इस तरीके का दिखता है। माइक्रोब्स जो हैं एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ट्रीटिंग द मिलियंस ऑफ द गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। ये मेथोलॉजी जो है प्रैक्टिस हो रही है फॉर मोर देन अ सेंचुरी, यानी 100 सालों से भी ज़्यादा से इसी को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, यानी मैन मेड ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसने इसको टक्कर दी हो, यानी इसके बराबर की अच्छी हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगैन वही बातें लिख रखी हैं। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ये देखो, कुछ सेकेंडरी ट्रीटमेंट कुछ ऐसे होती है, यहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं एंड एवरीथिंग, राइट। तो डायग्राम्स ध्यान से देख लेना, ये वाला डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। काफ़ी देर होगी, 1 घंटे तक कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यानी कि बायोगैस होता क्या है, बायोगैस मिक्सचर है गैसेस का प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी कि बायोगैस कई सारी गैसेस का मिक्सचर होता है जो कि माइक्रोब एक्टिविटी की वजह से आती हैं। इसके अंदर CH4, CO2 और H2 होती है। क्या क्या होती है, CH4 मीथेन होती है, CO2 होती है और H2 होती है। इसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल और सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह हम इसे यूज़ करते हैं। गैस प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है कौन सा माइक्रोब यूज़ करा गया और क्या सबस्ट्रेट था, क्या सबस्ट्रेट था और कौन सा माइक्रोब है, उस पर डिपेंड करती है। अर्लियर एग्जांपल्स की बात करूँ, जो डो फर्मेंटेशन में CO2 बन रही थी, चीज़ में भी CO2 बन रही थी, बेवरेजेस में भी CO2, पर कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, CO2 नहीं, इन सब में CO2 प्रोड्यूस हो रही, तो जब हमने पहले पढ़े, ठीक है, अर्लियर एग्जाम्पल्स, पर कुछ में मीथेन भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मिथेनोजेंस की बात करें तो मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया होते हैं, वो माइक्रोब्स हैं, वो बैक्टीरिया हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मिथेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने अभी देखा पहले वाले में CO2 हो रही थी, पर कुछ जो है वो कुछ बैक्टीरिया जो है वो मिथेन को भी प्रोड्यूस करते हैं, CO2 को नहीं करते। उन्हीं बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस क्या है, वो बैक्टीरिया जो कि मिथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को ही हम मिथेनोजेंस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मिथेनोबैक्टीरियम इसका एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो एनारोबिक होते हैं, क्या होते हैं, एनारोबिक होते हैं। ये जो बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं आपके एनारोबिक होते हैं,
ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन गैस बना रहे हैं वो मीथेनोजेंस होते हैं और ये एनारोबिक होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन इनको ज़रूरी नहीं होती है टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। ये किस पे ग्रो करते हैं? ये ग्रो करते हैं सेल्यूलोजिक मटेरियल पे, यानी इनको सेल्यूलोजिक मटेरियल चाहिए होता है, यानी कि इनको सेल्यूलोजिक मटेरियल चाहिए होता है, सेल्यूलोज वाला मटेरियल चाहिए होता है, जो कि उसके ऊपर ये एक्ट करते हैं एनारोबिकली और ये क्या बना देते हैं? मीथेन गैस बनाते हैं। मीथेन गैस के साथ साथ ये आपको CO2 भी देते हैं, H2 भी देते हैं और साथ में मीथेन तो देते ही हैं। तो ये आपको आपने देखा, अभी हमने पढ़ा कि हमने एनारोबिक स्लज के अंदर भी इन्हीं का यूज़ किया, मीथेनोजेंस का यूज़ करा। कौन से एनारोबिक बैक्टीरिया हमने वहाँ पे यूज़ करे? मीथेनोजेंस का ही यूज़ किया, फॉर एग्जांपल मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे हमने किसका यूज़ करा है? एनारोबिक बैक्टीरिया जो यहाँ पर हमने यूज़ किया है वो कौन सा बैक्टीरिया है? वो बैक्टीरिया आपका मीथेनोजेंस है। कौन से बैक्टीरिया हैं? मीथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल मिथेनोबैक्टीरियम। इसके आगे अगर मैं बढ़ूँ, सो आई विल से दैट, तो ये आपको कहाँ पे मिले? एनारोबिक स्लज में मिलते हैं और साथ में आपको कैटल की र्यूमेन में मिलते हैं। कैटल की र्यूमेन में आपको ये मिलते हैं और इसीलिए इसी वजह से जो कैटल्स होती हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाती हैं। जो प्लांट की सेलुलोज क्या चढ़ती हैं? घास फूस ही तो चढ़ते हैं ना, तो फिर वो इसी वजह से सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनकी र्यूमेन में क्या प्रेजेंट होते हैं? मिथेनोजेंस। क्या हमारी ह्यूमंस की र्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं? नहीं। क्या हमारे पेट में मिथेनोजेंस प्रेजेंट है? नो। आंसर इज नो, नहीं प्रेजेंट है। इसीलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो एक फाइबर के रूप में हमारी डाइट में होता है। देन बात करें, जो र्यूमन है वो स्टमक पार्ट होता है कैटल का। र्यूमन क्या होता है? स्टमक वाला यानी पेट वाला हिस्सा होता है कैटल का। कैटल के पेट को ही हम र्यूमन कहते हैं। इसमें मीथेनोजेंस पड़े होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करवा देते हैं और न्यूट्रिशन ऑफ कैटल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब गोबर गैस क्या होता है? जो कैटल डंग होता है, जो कैटल डंग होता है वो काफ़ी रिच होता है, रिच इन मिथेनोजेंस। तो हम कैटल डंग को यूज़ करते हैं क्योंकि हमें मिथेनोजेंस चाहिए, ना हमारे पेट में है ना इजीली मिथेनोजेंस जैसे पड़े होते हैं, तो हम कैटल डंग को बहुत यूज़ करते हैं। उसके अंदर के जो मिथेनोजेंस है, तो कैटल की जो डंग होती है उसके पेट में मिथेनोजेंस होता है, तो उसकी डंग में भी मिथेनोजेंस होते हैं। कैटल की डंग के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। बायोगैस जब हमें प्रोड्यूस करनी होती है तो हम कैटल डंग की मदद से करते हैं। तो बायोगैस जो है फ्रॉम दी डंग कोल्ड गोबर गैस। अगर हम बायोगैस डंग से बना रहे हैं तो हम बोलते हैं उसे गोबर गैस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बायोगैस को डंग से बना रही हूँ, कैटल की डंग से, तो मैं बोल देती हूँ उसे गोबर गैस भी, राइट। तो रूरल एरियाज़ के अंदर ये बहुत कॉमन है क्योंकि वहाँ पे कैटल्स बहुत कॉमनली मिलती हैं, राइट। देन बात करते हैं बायोगैस प्लांट की। जो बायोगैस प्लांट होता है वो कैसा होता है, ठीक है। बायोगैस प्लांट की हम बात कर रहे हैं। बायोगैस प्लांट के अंदर ना एक कंक्रीट टैंक होता है जो कि 10 से 15 फीट डीप होता है। क्या होता है? एक कंक्रीट टैंक होता है जो कि 10 से 15 फीट डीप होता है। इसके अंदर बायो वेस्ट को डाला जाता है और डंग स्लरी डाली जाती है। हम बायोगैस प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम बायो वेस्ट को डालते हैं और साथ में हम डंग स्लरी, यानी अब जो बेसिकली जो मिथेनोजेंस है वो किस पे वर्क कर रहे हैं? सेल्यूलोज पे वर्क कर रहे हैं ना, तो हमें सेल्यूलोज तो चाहिए ही चाहिए। तो हमने सेल्यूलोज चाहिए थी हमें, इसलिए हमने बायो वेस्ट डाला, सेल्यूलोज डाली यहाँ पे बेसिकली आप कह लो। मैंने बायो वेस्ट क्यों डाला? क्योंकि मुझे सेल्यूलोज चाहिए, क्योंकि जो हमारे बेसिकली कैटल्स हैं वो किस पे वर्क कर रहे हैं? सेल्यूलोज को खा, कैटल्स नहीं सॉरी, मिथेनोजेंस जो हैं वो सेल्यूलोज पे वर्क कर रहे हैं। सेल्यूलोज को खाकर वो बेसिकली मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो जो कैटल्स हैं जो मिथेनोजेंस हैं वो कर क्या रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? मिथेनोजेंस जो हैं वो सेल्यूलोज को ऊपर फीड करते हैं। किसके ऊपर फीड करते हैं? सेल्यूलोज के ऊपर फीड करते हैं और एनारोबिकली फीड करते हैं, यानी उनको O2 की ज़रूरत नहीं होती है। और ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करके क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं आपकी बायोगैस, ठीक है, यानी मीथेन गैस आपकी जो बायोगैस है इसको बना देती है। ये बायोगैस भी हमारे काम की होती है और साथ में हमारा सेल्यूलोजिक जो वेस्ट होता है बेसिकली बायो वेस्ट के अंदर सेल्यूलोज ऑब्वियसली बहुत अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको भी ये हेल्प कर देता है ख़त्म करने में, राइट।
तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टर प्रेजेंट है, गैस होल्डर है, स्लरी आउटलेट है, गैस आउटलेट पाइप है। अभी मैं इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ। इसमें डाइजेस्टर है, ये देखो ये डाइजेस्टर है जहाँ पे बेसिकली मेन सारा कुछ इवेंट होगा। यहाँ पे डंग वाटर यानी डंग की स्लरी बना के, सिर्फ डंग नहीं डालती, डंग की स्लरी बनाई जाती है, उससे एक्टिवेट हो जाता है वो जो डंग होता है, राइट। और यहाँ पे हम स्लज डालते हैं, जो भी हमारा बेसिकली जो हमारा बायो वेस्ट होता है उसको हम डालते हैं, ठीक है। ये आपका गैस होल्डर होता है ऊपर प्रेजेंट, जहाँ पे आपकी सारी गैसेस बनती हैं, CH4 CO2। यहाँ पे प्लस के अंदर डैश डाल दिया, देखो इन्होंने आपको लिखना है यहाँ पे लिख दो H2, राइट। तो CH4 CO2 और H2 यहाँ पर आपका बनता है, और यहाँ से ये जो गैस है वो बाहर निकलती रहती है और आपका स्लज भी ख़त्म होता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, डाइजेस्टर समझ में आ गया, गैस होल्डर समझ में आ गया, स्लरी आउटपुट होती है, और गैस आउटलेट पाइप समझ में आ गई, स्लरी का आउटलेट समझ में आ गया, गैस होल्डर प्रेजेंट है यहाँ पर, और साथ में गैस सारी उड़ ना जाए इसीलिए होल्डर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये डाइजेस्टर प्रेजेंट है। देन इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है कि हम स्लरी को पहले ऐड करते हैं, एनारोबिक माइक्रोब्स फिर ग्रो करते हैं स्लरी की मदद से, स्लरी को ऊपर फीड करके ग्रो करते रहते हैं और गैस को प्रोड्यूस करते रहते हैं। गैस को हम गैस होल्डर में कलेक्ट करते रहते हैं, और वो जो गैस है फिर इस ट्यूब से बेसिकली हम उसे बाहर निकाल देते हैं, हाउसेस के अंदर सप्लाई करवा देते हैं, पर उसे कलेक्ट कहाँ पे करते हैं, गैस कलेक्टर के अंदर, राइट, गैस होल्डर के अंदर, ठीक है। और जो बची हुई स्लरी होती है उसको हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर लेते हैं। जो बची हुई स्लरी होती है उसको हम यूज़ कर लेते हैं एज फर्टिलाइजर्स, राइट। जो बच जाती है हमारे पास स्लरी, जिसको वो यूज़ नहीं करता है माइक्रोब्स, जिसको वो मिथेनोजेंस यूज़ नहीं करते हैं, उसको हम यूज़ कर लेते हैं एज फर्टिलाइजर्स, ठीक है। बायोगैस बेसिकली बायोगैसेस के यूजेस क्या है, कुकिंग के अंदर यूज़ हो रही है, ठीक है, लाइटिंग के अंदर यूज़ हो रही है, फ्यूल की तरह यूज़ हो रही है, एनर्जी सोर्स है। एडवांटेजेस क्या है, चीप है, राइट, अब नहीं रही है चीप बिकॉज ड्यू टू द उसका ट्रांसपोर्ट रुक गया है, पर चीप होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी और फ्यूल की बात करें। रिन्यूएबल होती है, इजीली हम रिन्यू कर सकते हैं इसे। लेस पोल्यूशन नहीं कोज करती, और वेस्ट से बन रही है तो फिर हमारा वेस्ट भी कम कर लेती है, इसलिए हेल्पफुल भी होती है, राइट। बट अभी हमारे लिए काफ़ी महंगी हो गई है ये। चीप है, रिन्यूएबल है, लेस पोल्यूशन है, यूजेस द वेस्ट, ठीक है। इस वजह से इसके एडवांटेजेस हैं, सस्ती है, रिन्यू कर सकते हैं, पोल्यूशन नहीं कोज करती है, लेस पोल्यूशन कोज करती है, और वेस्ट को यूज़ कर रही है, दैट्स वाई हमारे लिए यूज़फुल है। बायोगैस इन इंडिया की बात करें तो ये दो बेसिकली किसने डेवलप किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, IARI इंडिया के अंदर की किसने बायोगैस प्लांट इंडिया में किसने डेवलप किए हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया, यानी IARI ने। फिर इसके अलावा KVIC ने किया है, KVIC और IARI किसने, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और आपका इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने आपका बायोगैस प्लांट को मेनली डेवलप किया है। किन्होंने, ERE एंड KVIC, ठीक है। तो याद रखना है किसने डेवलप किया है, IARI ने किया है और साथ में KVIC ने किया है, ठीक है। IARI और KVIC, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज, आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, राइट। बायोगैस प्लांट जो है कि कहाँ पर कॉमन है, ये भूल मत जाना, विलेजेस के अंदर कॉमन है। इसका रिवीजन करना चाहें तो मिथेनोबैक्टीरियम जो है एक मिथेनोजन है, जो कि मिथेन की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं जो कि एनारोबिक टाइप होता है, स्लज को डाइजेस्ट करता है। ह्यूमन माइक्रोब्स जो होते हैं वो सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक क्यों, जो मिथेनोजन्स हैं उनको सेलुलोज मिलता जा रहा है और उसके कैटल को हेल्प कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करवा देता है, राइट। ये सारी बातें आई होप आपको क्लियर है, ये डायग्राम अच्छे से क्लियर है। यहाँ पे डाइजेस्टर है, ठीक है, यहाँ पे गैस होल्डर प्रेजेंट है, यहाँ पे स्लज डाला जा रहा है, यहाँ पे डंग वाटर डाला जा रहा है, और यहाँ पर आपका ये डाइजेस्टर के अंदर हो रहा है, और यहाँ पे आपकी सारी गैस जो है उसे बनाया जा रहा है, राइट। जो बच जाती है स्लरी उसको हम यूज़ कर लेते हैं एज फर्टिलाइजर्स।
अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, यानी माइक्रोब्स को हम बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बायो कंट्रोल होता क्या है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, तो यहाँ पे बायो कंट्रोल होता क्या है। बायो कंट्रोल जो है वो बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करता है ताकि वो कंट्रोल कर सके पेस्ट्स और डिजीज़ेस को, राइट। बायो कंट्रोल एक बेसिकली क्या करता है, बायोलॉजिकल मेथड्स को हम इसमें यूज़ करते हैं ताकि हम पेस्ट्स और डिजीज़ेस को कंट्रोल कर सकें। जो पेस्ट्स है, जो डिजीज़ेस है, पेस्ट्स क्या होते हैं, अनवांटेड इंसेक्ट्स जो है जो हमारी फसल को ख़राब करते हैं, उनको अगर मुझे कंट्रोल करना है बायोलॉजिकल मेथड्स से तो मैं बोलूँगी बायो कंट्रोल है, ठीक है। बेसिकली हम यूजुअली इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स के ऊपर, पेस्टिसाइड्स को, वीडिसाइड्स को, ताकि हम पेस्ट, वीड्स और इंसेक्ट्स से उसको बचा पाए, ठीक है, जो उसे ख़राब करने वाली थी। बट हम केमिकल स्प्रे कर देते हैं अपनी क्रॉप के ऊपर जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है जब हम उसे खाते हैं, राइट। इसीलिए बायो कंट्रोल जो है एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, बायो कंट्रोल को हमें यूज़ करना चाहिए। केमिकल्स जो हैं हमारे ह्यूमन्स के लिए टॉक्सिक है, एनिमल्स को भी हार्म करते हैं क्योंकि वो एनिमल्स को मार ही देते हैं, राइट। सॉइल को भी बहुत पोल्यूट करते हैं, पानी को भी, क्रॉप्स को भी, सबको पोल्यूट करते हैं, तो अच्छे नहीं होते। बायो कंट्रोल एजेंट्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में और नेचुरल फार्मिंग के अंदर। जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जब हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तब हम बायो कंट्रोल को यूज़ करते हैं। बेसिकली जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है पेस्ट्स का, इसके अंदर हम पता है क्या करते हैं, नेचुरल प्रेडेटर्स लेते हैं। यानी कि मेरी मान लो कोई क्रॉप है ए, उसको ना बी नाम का इंसेक्ट जो है ख़राब करता है, तो मैंने एक सी नाम का अपना इंसेक्ट जो है अपने खेत में छोड़ दिया जो कि बी को ही अटैक करता है, ठीक है। इससे क्या हुआ, सी का भी फ़ायदा हो गया और बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई मेरे खेत में, सी भी आ गया, बी भी आ गया, ए भी आ गया, सब आ गया। अगर मैं उस पर वो छिड़क देती तो सी भी बेचारा क्या खाता, जब बी ही मर जाता तो सी भी क्या खाता, राइट। सी भी ना होता, सिर्फ हमारे पास क्रॉप रह जाती, राइट। तो जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है उतनी अच्छी क्रॉप बनती है, राइट। तो यहाँ पे जो ए है वो बच जाएगा क्योंकि बी को सी खा जाएगा और आपका बी जो है अटैक नहीं कर पाएगा ए पे। इसलिए हम नेचुरल प्रेडेटर्स, यानी जो नेचुरली उस पेस्ट को प्रेडेट करते हैं उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम नेचुरल प्रेडेटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखूं अगर मैं, मेंटेन करता है बैलेंस इन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम में एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बैलेंस बना रहता है इकोसिस्टम में, और कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है मरता नहीं है, इट डज नॉट किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स। हम हर ऑर्गेनिजम्स को नहीं मार रहे, पेस्ट मैंने डाल दिया, पेस्टिसाइड डाल दिया तो कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके आसपास नहीं आता, राइट। तो हम सबको नहीं मार रहे, हम सिर्फ उसी को मार रहे हैं जो हमारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी हम इकोलॉजिकली बैलेंस कर रहे हैं, राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो आइडिया है, इसमें क्या होता है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम कर रहे होते हैं तो ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, यानी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जब प्रेजेंट होगी तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी खेत के अंदर। बट अगर हम पेस्ट्स को अगर नेचुरली कंट्रोल में रखते हैं तो हमारे को ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी मिल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया खेत में ABC 3 हो गए, राइट। अब हम कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स, ये तो इसका कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसके एग्जाम्पल्स हैं मेनली जो हमें याद करने होते हैं। क्या है, सबसे पहला जो हमें देखते हैं, सिंपल सा दिया रखा है, NCERT ने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अगर मुझे एफिड्स को कंट्रोल करना है, अगर एफिड्स मेरी क्रॉप को ख़राब कर रही हैं तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं डाल देती हूँ यहाँ पर लेडी बर्ड डाल देती हूँ। क्या डाल देती हूँ, लेडी बर्ड। तो एफिड्स को अगर मुझे कंट्रोल करना है तो लेडी बर्ड डाल देती हूँ। अगर मुझे मस्किटोज़ को कंट्रोल करना है तो मैं ड्रैगन फ्लाई डाल देती हूँ। क्या डाल देती हूँ, ड्रैगन फ्लाई। तो अगर मुझे मस्किटोज़ को कंट्रोल करना है तो ड्रैगन फ्लाई डाल दी, अगर मुझे एफिड्स को कंट्रोल करना है तो मैंने लेडी बग डाल दिया। लेडी बग किसको कंट्रोल कर रहा है, एफिड्स को, और मस्किटोज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल्स मस्किटो, लेडी बग कंट्रोल्स एफिड्स, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे याद रख लो इसको।
MDL, ठीक है। मस्किटोज़ को ड्रैगन फ्लाई, ए को यानी एफिड्स को लेडी बर्ग कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो मस्किटोज़ को अगर मुझे कंट्रोल करना है तो ड्रैगन फ्लाइज, और अगर मुझे एफिड्स को कंट्रोल करना है तो लेडी बर्ग को यूज़ कर लूँगी, राइट। मस्किटोज़ को कंट्रोल करने के लिए ड्रैगन फ्लाई को यूज़ करेंगे। इमेजिन करो अपने दिमाग में, मस्किटोज़ को कंट्रोल करने के लिए ड्रैगन फ्लाई, इमेजिनेशन में हो रहा है ड्रैगन फ्लाई मस्किटो को खा रही है, राइट। एफिड्स को कंट्रोल करना है तो लेडी बर्ग को हम यूज़ करते हैं, राइट। देन बेसिलस थुरेंजिसस, यहाँ पर बात करें, ये एक क्या होता है, एक बैक्टीरियम है, ये बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है, क्या नाम का, बेसिलस थुरेंजिसस नाम का। हम इस चैप्टर में पढ़ तो माइक्रोब्स रहे हैं ना, इनमें से तो कुछ भी माइक्रोब्स नहीं था, इनमें से कुछ भी माइक्रोब्स नहीं था। तो यहाँ पे तो ये तो बस एक एग्जाम्पल दिया है बायो कंट्रोल एजेंट्स किस तरीके के होते हैं, राइट। अगर मुझे माइक्रोब्स का यूज़ देखना है तो हम पहला पढ़ते हैं यहाँ पे बेसिलस थुरेंजिसस को। इसको हम बायोटेक में और भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बेसिलस थुरेंजिसस जो होता है बेसिकली वो क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, किल करता है कैटरपिलर्स को। यानी अगर मुझे कैटरपिलर्स को किल करना है तो मैं किसको यूज़ करती हूँ, तो मैं यूज़ करती हूँ एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बेसिलस थुरेंजिसस। यानी बीटी जो है वो किसको किल कर देता है, कैटरपिलर्स को किल कर देता है। ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, जो हमारे लेडी बग हैं वो किसको, लेडी बग होते हैं जो बेसिकली लेडी बर्ड जो है वो एफिड्स को किल कर रहे थे, और जो ड्रैगन फ्लाई थी वो मस्किटोज़ को किल कर रही थी। ऐसे ही ये जो बीटी बेसिलस थुरेंजिसस, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि किसको किल कर रहा है, कैटरपिलर्स को किल कर रहा है। मेथड क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम इसे स्पोर कर देते हैं, इसके स्पोर्स जो होते हैं उसको स्प्रे कर देते हैं ऑन दी प्लांट्स। इसके स्पोर जो है वो पाउडर फॉर्म के अंदर आते हैं, इसके जो स्पोर्स होते हैं वो पाउडर फॉर्म के सैशे के अंदर आते हैं, किसके, इस बैक्टीरिया, जो ये बैक्टीरिया है आपका बेसिलस थुरेंजिसस, क्या नाम है, बेसिलस थुरेंजिसस नाम का जो बैक्टीरिया है, बीटी नाम का जो बैक्टीरिया है, इसका पाउडर क्या आते हैं, और इसके जो पाउडर बेसिकली इसके जो स्पोर्स होते हैं ना वो पाउडर फॉर्म के अंदर आते हैं, और उसको हम स्प्रे कर देते हैं प्लांट्स के ऊपर। और क्या होता है, जब लार्वी जब इस स्पोर को ईट करते हैं, जब वो प्लांट को, क्रॉप को खाना शुरू करते हैं, जो कैटरपिलर की लार्वी स्टेज होती है, जब वो इन स्पोर्स को खाती है तो जो टॉक्सिन बेसिकली ये बीटी जो है ये एक टॉक्सिन बनाती हैं, जिससे कि क्या होता है, उनकी गट के अंदर बन जाता है ये टॉक्सिन, जिससे लार्वी जो है वो इवेंचुअली मर जाता है। बीटी एक टॉक्सिन बनाता है जो लार्वी है उसकी गट में, जिसकी वजह से जो ये लार्वी है ये मर जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ब्रासिका और फ्रूट ट्रीज़। यानी जो कैटरपिलर्स हैं वो किसको खाते हैं, ब्रासिका को, और जो फ्रूट वाले ट्रीज़ होते हैं उनको, ब्रासिका को और फ्रूट ट्रीज़ को। तो ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ब्रासिका और फ्रूट ट्रीज़ के अंदर इसका हमारे को यूज़ देखने को मिलेगा। कहाँ पे, ब्रासिका को ये खा रहा है और फ्रूट ट्रीज़ को ये खा रहा है, ठीक है। ब्रासिका और फ्रूट ट्रीज़ के अंदर हमें इसका यूज़ देखने को मिलता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ पे हम पता है क्या करते हैं, बीटी जीन को प्लांट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो हम बायोटेक में पढ़ेंगे, बीटी जीन जो होता है उसको हम प्लांट के अंदर ही इंसर्ट कर देते हैं कि अब तो हमें छिड़कने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन हम बनाते हैं जिसमें हम बीटी जीन, जिससे क्या होता है वो जब उसे खाता है तो बीटी जीन, वो जीन ही तो है जो बेसिलस थुरेंजिसस में प्रेजेंट है, जो जीन टॉक्सिन बनाता है ना गट के अंदर जाके, वो जीन ही हम डाल देते हैं। तो फिर बस वो प्लांट खाती है तो उसके अंदर टॉक्सिन बन जाता है उसकी गट के अंदर, एंड वो मर जाती है। कौन, कैटरपिलर का लार्वल स्टेज, राइट। कहाँ पे अटैक करता है कैटरपिलर, ब्रासिका वाले पेड़ों में, और ब्रासिका और फ्रूट ट्रीज पे अटैक करता है, ब्रासिका और फ्रूट ट्रीज पे अटैक करता है। इसको हमने ठीक किससे किया, बीटी बेसिलस थुरेंजिसस के स्पोर्स का सैशे छिड़क दिया। एफिड्स को ट्रीट करने के लिए लेडी बर्ड लिया, मस्किटोज को ट्रीट करने के लिए ड्रैगन फ्लाइज लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स ट्राइकोडर्मा, ठीक है। कितनी देर होगी है, ट्राइकोडर्मा की तरफ बढ़ते हैं। ट्राइकोडर्मा जो होते हैं वो बेसिकली फंगस होते हैं, ठीक है। ट्राइकोडर्मा क्या होती है, फंगस होती है। अभी हमने जो पढ़ा बीटी वो क्या था, बैक्टीरिया था, राइट। अब हम जो पढ़ रहे हैं ट्राइकोडर्मा, ये क्या है, फंगस है।
फ्री लिविंग इन रूट इकोसिस्टम, यानी ये फ्रीली लिव करती है रूट इकोसिस्टम, रूट के अंदर ये फ्रीली लिव करती है। कौन सी चीज़ है? ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कि रूट्स के अंदर होती है प्लांट्स के। ये क्या करती है? प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करती है, प्लांट को जो पैथोजेंस खाने वाले हैं उनको कंट्रोल करती है, एक बायो कंट्रोल एजेंट होती है। कौन? ट्राइकोडर्मा, जो कि एक फंगस होती है। देन हमने देखा बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस की बात करूं तो ये क्या करती है? वायरस को इन्फेक्ट करती है। ये एक वायरस है बेसिकली, आई एम सो सॉरी, एक वायरस है जो कि इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करती है। पहले हमने एक बैक्टीरिया पढ़ा, एक फंगस पढ़ी, एक हमने वायरस पढ़ा। बैक्टीरिया क्या था हमारे पास? बीटी, और फंगस हमने कौन सी पढ़ी? ट्राइकोडर्मा। एंड देन हमने अब वायरस पढ़ रहे हैं जो कि अगेन हमारी बायो कंट्रोल में हेल्प कर रहा है। वो वायरस जो है वो क्या करता है? इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट कर देता है, पेस्ट कंट्रोल में यूज़ होता है। किस जीनस से बिलोंग करता है? न्यूक्लियोपोलीहेडोवायरस, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस से बिलोंग करता है। कौन से जीनस से है ये? बैक्यूलोवायरस कौन से जीनस से है? न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। किससे बिलोंग करता है? किस जीनस से बिलोंग करता है? न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। बैक्यूलोवायरस किस जीनस से बिलोंग करता है? न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। ये क्या करता है? एडवांटेजेस क्या हैं इसके? स्पीशीज स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि हर कोई मार देता है, ये उसी स्पीशीज़ को स्पेसिफिकली मिलता है जो कि उसी स्पीशीज़ को मारता है, राइट। ह्यूमंस के लिए बहुत सेफ़ होता है, हमें कुछ नहीं कहता है वायरस। प्लांट्स के लिए भी बहुत सेफ़ होता है, बर्ड्स और फिश के लिए भी ये सेफ़ होता है। इसको हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। IPM जब हम करते हैं, यानी हम इंटीग्रेटेड पेस्ट को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक स्पीशीज़ को ही मारता है, हर स्पीशीज़ को नहीं मारता है। कौन सा वायरस? बैक्यूलोवायरस, जो कि किस जीनस से बिलोंग करता है? न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। ठीक है, इसको रिवाइज करें। लेडीबर्ग जो था वो क्या था? एक इंसेक्ट था जो कि एफिड्स को कंट्रोल कर रहा था। ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट था जो मस्किटो को कंट्रोल कर रहा था। बीटी एक बैक्टीरिया था जो कैटरपिलर को कंट्रोल कर रहा था। बीटी कॉटन हमने एक देखा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस शो करता है। हमने ट्राइकोडर्मा एक फंगस पढ़ी जो कि प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करता है, प्लांट के ऊपर जो पैथोजेंस हैं उनको कंट्रोल करता है। बेसिकली जो प्लांट को बीमार करने के लिए आते हैं उनको कंट्रोल करता है। बैक्यूलोवायरस एक वायरस है जो कि इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल में बहुत यूज़ होता है। ये बेसिकली क्या होता है? स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है, एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ पे ही अटैक करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने अभी देखा कि जो हमारा ये होता है बैक्यूलोवायरस, ये कहाँ से बिलोंग करता है? न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस से बिलोंग करता है और ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है। सबसे पहले तो स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है। देन अगर मैं बात करूँ कौन से जीनस से बिलोंग करता है, ये कौन से जीनस से बिलोंग करता है? न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस से। ठीक है, एक सेकेंड, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस से बिलोंग करता है। ठीक है, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस से। ये इसका क्या है? जीनस है, और ये इसका क्या है? फंक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? स्पीशीज स्पेसिफिक है, इसीलिए ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है? इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के अंदर यूज़ होता है। अब मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ योर माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि माइक्रोब्स को हम बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज़ करते हैं, राइट। तो इसमें हमारे को बायो फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? बायो फर्टिलाइजर्स की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी? ओवर यूज़ हो रहा था ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि हमारा ओवर यूज़ हो रहा था ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हमें बायो फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे वो ओवर यूज़ हो रहे थे। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ हो रहा था, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूट हो रही थी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा था। इस वजह से हमें बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ा। इसका सोल्यूशन क्या था कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच कर जाएं और बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें। बायो फर्टिलाइजर्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स दें। पहले हमने ऐसे माइक्रोब्स पढ़े, ऐसे ऑर्गेनिजम्स पढ़े जो कि
कि पेस्ट कंट्रोल में हेल्प कर रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल को न्यूट्रिशियस बना रहे हैं, इसीलिए हमने इसे क्या बोल दिया, बायो फर्टिलाइजर्स बोल दिया, और हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं कर रहे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसी को ही यूज़ किया जाता है। इसके सोर्सेज क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये एनरिच करते हैं सॉइल को। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, साइनोबैक्टीरिया है। कौन कौन, बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर है, ठीक है। देन बात करती हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका राइजोबियम करता है, हमें पता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, रूट नोड्यूल्स के अंदर मिलता है। क्या है ये बेसिकली, देखो राइजोबियम क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, रूट नोड्यूल्स में मिलता है, लेग्यूम्स के अंदर। और ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं। तो ये प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स के अंदर पाया जाता है ये बैक्टीरिया, और इसे हम राइजोबियम कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स भी हैं। ये तो जैसे सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है ना, उसके अंदर रहने लग जाता है ये बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स के अंदर। कुछ फ्री खुद से अकेले रहते हैं और नाइट्रोजन को अपने आप ही फिक्स करते रहते हैं, है ना। ये सॉइल के अंदर फ्रीली रहते हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं। क्या नाम है इनका, एजोस्पाइरलम। एजोस्पाइरलम होते हैं और आपका एजोटोबैक्टर होते हैं। एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर। क्या नाम है, एजो से शुरू होता है बेसिकली, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर। एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर ये क्या करते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में रहकर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो कि फंगस और रूट के बीच में बनती है। रूट के अंदर बनती है और फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट्स के अंदर बनती है। इसका एग्जाम्पल है ग्लोमस। ग्लोमस बेसिकली इसका एग्जाम्पल होता है। फंक्शन क्या है इसका, ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करती है और ग्रोथ को इंक्रीज करती है प्लांट की। बेनिफिट क्या है, डिजीज से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ड्रॉट रेजिस्टेंस, सॉल्ट से टॉलरेंस होती है, ग्रोथ भी बेटर होती है। फंगस को क्या बेनिफिट मिलता है, फंगस को फूड मिलता है, दैट्स वाई इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देन साइनोबैक्टीरिया क्या होती है, एक एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है, खुद से अपना खाना बना रही है, नाइट्रोजन को भी फिक्स कर रही है। इसके एग्जाम्पल क्या है, एनाबीना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। ये हमने 11th में भी पढ़ा है, एनाबीना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, एनाबीना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, राइट। इसको हम पैडी फील्ड्स में यूज़ करते हैं, यानी वेट एरियाज़ के अंदर इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि ये कितना कुछ कर रही है, ये बेसिकली ऑटोट्रॉफिक है, खाना भी नहीं मांग रही और नाइट्रोजन को फ्री में फिक्स कर रही है, राइट। एनाबीना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया ये क्या करती है, ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड कर देती है सॉइल के अंदर और फर्टिलिटी उसकी इंक्रीज करती है। तो बायो फर्टिलाइजर्स जो है वो ईजिली अवेलेबल है कमर्शियली। जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं बेसिकली बायो फर्टिलाइजर्स, नॉट केमिकल, ये कमर्शियली अवेलेबल हैं, फार्मर्स इन्हें यूज़ करते हैं। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करते हैं और सॉइल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने पढ़े राइजोबियम जो कि बैक्टीरिया था और ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा था, एजोस्पाइरलम, और फिर हमने पढ़ा एजोटोबैक्टर जो कि अगेन बैक्टीरिया थे पर ये फ्रीली नाइट्रोजन फिक्स कर रहे थे। देन हमने ग्लोमस एक एग्जाम्पल पढ़ा किसका, माइकोराइजा का, और ये एक फंगस थी जो कि क्या कर रही थी, माइकोराइजा देखो क्या क्या कर रही थी। माइकोराइजा डिजीज से रेजिस्टेंट, ड्रोट रेजिस्टेंस, सोल्ट से टॉलरेंस दे रही थी उसको और उसकी बेटर ग्रोथ भी। ये क्या कर रही थी, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करवा रही थी, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करा रही थी और ग्रोथ बढ़ा रही थी और हमें रेजिस्टेंस भी दे रही थी सॉल्ट से, ड्रॉट से, है ना, और इन सब चीज़ों से रेजिस्टेंस भी हमें प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। तो ग्रोथ कर रही थी और हमें फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके दे रही थी और साथ में रेजिस्टेंस भी कर रही थी। कौन, माइकोराइजा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एनाबीना, नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, ये सारी की सारी साइनोबैक्टीरिया थे। क्या क्या पढ़े हमने, एनाबीना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया जो कि क्या कर रहे थे, साइनोबैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फ्री में फिक्स करके दे रहे थे और साथ में ऑटोट्रॉफ थे, अपना खाना भी खुद बना रहे थे, खाना भी नहीं मांग रहे थे, ऑटोट्रॉफ भी थे, ठीक है।
अच्छा, माइक्रोब्स के देन यहाँ पे लिख ही रखे थे, बेटर फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन, डिजीज रेजिस्टेंस, ड्रोट यानी जो सूखापन होता है उससे भी टॉलरेंस, सोल्ट से भी, और ग्रोथ को भी इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं उसके फंक्शन भी। अब एक बार समरी रीड करते हैं। उसके अलावा ना मैंने यहाँ पे माइक्रोब्स के लिए सुपर रिवीजन नोट्स रखे हैं। सारा जो एग्जाम्पल्स थे सब कुछ बहुत रिवीजन नोट्स हैं। इसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगी। मैं एक माइक्रोब्स के लिए अलग से एक रिवीजन वीडियो बना दूँगी 20 मिनट की, जिसमें सारा सुपर नोट से भी और जो भी हमने पढ़ा उसको क्विकली से रिवाइज़ करवा दूँगी। ठीक है, आई नो कई बच्चे ये वाली वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे, प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज ये लंबी है। ठीक है, 1 घंटे 25 मिनट की जाएगी। सो यहाँ पे क्या है, माइक्रोब्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी अर्थ की लाइफ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। नॉट ऑल माइक्रोब्स, सारे माइक्रोब्स जो हैं पैथोजेनिक नहीं होते, हमें बीमार नहीं करते। कई माइक्रोब्स जो हैं बड़े यूज़फुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। हम इन माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, और माइक्रोब से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको भी हम ऑलमोस्ट एवरीडे यूज़ करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। फिर अगेन हमने बात करी डो जो कि ब्रेड बनाने में यूज़ करती है, वो भी फर्मेंट होती है बाय द ईस्ट फंगस जो कि होता है सेक्रोमाइसिस सर्विसी, बेकर्स ईस्ट कहलाता है। कुछ डिशेज़ हैं जैसे कि इडली डोसा, डो फर्मेंटेड, ये इनको भी माइक्रोब्स फर्मेंट करते हैं। इडली डोसा को बैक्टीरिया करता है और उसको ब्रेड को ईस्ट करता है ना। और आपकी जो टोडी थी वो भी ईस्ट से बन रही थी। देन बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो बहुत ही आर यूज टू इम्पैक्ट पर्टिकुलर टेक्सचर। बैक्टीरिया और फंजाई जो है ये मिलकर ये एक पर्टिकुलर टेक्सचर इम्पार्ट करते हैं, एक टेस्ट देते हैं पर्टिकुलर, और साथ में ये एक फ्लेवर देते हैं पर्टिकुलर किसको, चीज़ को। बैक्टीरिया फंजाई डिफरेंट टाइप्स के चीज़ को एक पर्टिकुलर फ्लेवर देते हैं, पर्टिकुलर टेक्सचर देते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ जाना जाता है। एग्जाम्पल हमने स्विस चीज़ और रॉकफोर्ट चीज़ पढ़े थे, प्रोपियोनी शर्मानी पढ़ा था, है ना। तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं टू प्रोड्यूस द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, लाइक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम बहुत सारे प्रोसेसेस के अंदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड थी, जो कि प्रोड्यूस करी गई थी बाय माइक्रोब्स। यूज़फुल माइक्रोब्स ऐसी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि यूज टू किल अदर डिजीज कॉजिंग हार्मफुल माइक्रोब्स। यानी यूज़फुल माइक्रोब्स ऐसी एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं जो कि मारती हैं अदर डिजीज कॉजिंग हार्मफुल माइक्रोब्स को। एंटीबायोटिक्स का बहुत ही मेजर रोल है इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करने में, जैसे कि डिप्थीरिया, वूपिंग कफ और न्यूमोनिया। यहाँ पे देखो, वहाँ पे निमोनिया मेंशन नहीं था, यहाँ पे क्या इन्होंने मेंशन कर दिया है, एक नई चीज़ मेंशन कर दी है, न्यूमोनिया, जो कि वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं करी है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर दिया है, निमोनिया को मेंशन कर दिया है, जो वहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ वहाँ पे ना इस चीज़ को ऐड कर देती हूँ, निमोनिया वाला पॉइंट को। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। है ना, ये वाली सारी डिजीज़ लिखी थी, यहाँ पे हम निमोनिया को ऐड कर देते हैं, क्योंकि निमोनिया जो है वो एनसीईआरटी समरी के अंदर मेंशन है। राइट, वापस आ जाओ एनसीईआरटी समरी पे। फॉर मोर देन 100 ईयर्स, यानी 100 सालों से भी ज़्यादा माइक्रोब्स को हम यूज़ कर रहे हैं किसमें, सीवेज ट्रीटमेंट में, यानी वेस्ट पानी को सही करने में, बेसिकली सीवेज को ट्रीट करने में, वेस्ट पानी को ट्रीट करने में, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटेड स्लज फॉर्मेशन, यानी हम एक्टिवेट स्लज बनाते हैं लास्ट के अंदर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर, जिसको हम हेल्प करते हैं अंदर वाटर को रिसाइकिल करते हैं फॉर द नेचर के अंदर हम वाटर को रिसाइकिल करके देते हैं। मिथेनोजेंस जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मिथेन बायोगैस को, साथ में प्लांट वेस्ट को डिग्रेड भी कर देते हैं, जिसमें सेल्यूलोज पे फीड करके प्लांट वेस्ट को भी खत्म करते हैं और बायोगैस हमें दे देते हैं। बायोगैस जो है माइक्रोब्स से प्रोड्यूस होती है, जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है रूरल एरियाज के अंदर। माइक्रोब्स जो है इनको हम यूज करते हैं टू किल द हार्मफुल पेस्ट्स, यानी कि इन माइक्रोब्स को हम यूज़ करते हैं। माइक्रोब्स कैन ऑल्सो बी यूज टू किल द हार्मफुल पेस्ट्स, यानी कि जो हार्मफुल पेस्ट्स होते हैं उनको किल करने में भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। इसी को हम बायो कंट्रोल कहते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द केमिकल्स हम इसको यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर।
द बायो कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं अवॉइड करने में हैवी यूज़ ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स, जिससे कि पहले हम पेस्ट को कंट्रोल करने में टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते थे, बट उसकी जगह पे हमें बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत हेल्पफुल है इनकी। देयर इज़ अ नीड दीज डेज टू पुश फॉर यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, बहुत ज़्यादा नीड है बायो फर्टिलाइजर्स के लिए पुश करने की इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर। इन प्लेस ऑफ केमिकल, यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह हमें बायो फर्टिलाइजर्स पे शिफ्ट कर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी टॉक्सिक है, कैंसरस भी होते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डाइवर्स uses human beings have put microbes to that they play an important role in the welfare of human society। यानी ये बहुत क्लियर है कि इतना डाइवर्स यूजेस हम ह्यूमन बींग्स जो है माइक्रोब से ले रहे हैं, जिसकी वजह से माइक्रोब्स जो है ह्यूमन वेलफेयर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक रिवीजन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की साथ में बना लूँगी एक वीडियो। SRFP की भी मैं रिवीजन वीडियो अलग से बनाऊंगी, एंड साथ में इसकी भी माइक्रोब्स की मैं एक रिवीजन वीडियो बना दूंगी। अभी मैं एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डिटेल्ड वीडियो आएगी, एंड देन आपकी SRFP की भी एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, एंड उसके बाद ये रिवीजन वीडियोज़ मैं आपको दे दूँगी, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।